नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आप सभी के चिर परिचित अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर और हमारे अग्रज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यालोक जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम। जय सिया राम। सर, कोर्ट्स पर हम दोनों काफी बात करते रहे हैं लगातार, और आप हमेशा ही अच्छी खबरें लाते हैं, सकारात्मक खबरें लाते हैं। आपका ये मानना है कि भारत में अदालतें बदल रही हैं और शायद हम लोग न्यायिक सुधार की दिशा में अग्रसर हैं। मेरे कुछ अपने बिंदु हैं जिस पर मैं कहता हूं कि जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश की जुडिशरी में सुधार की बात सोचना बेमानी है। बरेली आपको याद होगा, तौकीर रजा के अलावा भी वहां एक मकान हुआ करता था हसीन खान नाम के व्यक्ति का। उस मकान में मुसलमानों ने, मोहम्मडन्स ने नमाज पढ़नी शुरू की। बीच आबादी का मकान, वहां पर सोचिए कि मजहबियों की भीड़ आने लगी तो आसपास की जो जनता थी उसको परेशानी होगी ही होगी, क्योंकि फिर वहां तकरीर होने लगी, फिर वहां भीड़ भड़का होने लगा और तमाम चीजें। उसके बाद थोड़ा बहुत स्कफल हुआ, थोड़ी बहुत मारपीट हुई और उसके बाद वो सब बंद कर दिया गया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपना लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि डीएम साहब और एसएसपी साहब दोनों हाजिर होइए और साथ ही हसीन खान को सुरक्षा दीजिए। मैं थोड़ा सा मुस्कुराने का मेरा मन कर रहा है। ऐसे बदल रही हैं सर हमारी अदालतें। पहली प्रतिक्रिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी चलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्यालोक जी देखिए, जब मैं जुडिशरी की अच्छी खबरें, सकारात्मक खबरें लेके आता हूं और इस बात का हम लोग आपस में विवेचन करते हैं कि क्या वाकई इस देश की जुडिशरी अब अपनी खिड़की खोल के वास्तविकता की तरफ झांक रही है, सच से वो परिचित हो रही है, सच को स्वीकार कर रही है और उस आधार पर फैसले दे रही है। जैसे राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया चीनी कब्जे के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। यह भावनात्मक टिप्पणी है और यही भावना जन भावना है। क्या ऐसा नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस ने ठीक वही कहा जो हम आप कहना चाहते हैं कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा? मेरा ये मानना है। और जब कहीं सकारात्मकता पर हम बात करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि 100% सब कुछ हो गया है। अब लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल चीजें मैं इस मामले में समझा रहा हूं। इस पूरे बरेली के मामले को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब यहां कई लोग तो ये कहेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों कह रहे हैं, प्रयागराज हाई कोर्ट क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं साहब, जो संस्थाएं होती हैं जैसे उनका नाम वही होता है। तो यह जब तक रहेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, जब तक कि खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको इनिशिएट करके अपने नाम को प्रयागराज हाई कोर्ट न कर ले। पहली चीज। चलिए, अब यहां पर एक चीज सुनिएगा। हमने फिल्मों में देखा है ना, वो ऐसे करके और ऐसे करके जिसको बदलने का काम किया था सीजीआई साहब ने भी, कि आंख पर पट्टी बंधी रहती है। ये पूरा मामला जिसमें संज्ञान लिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, अगर मैं ये कहूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है और वही किया है जो कानूनी तौर पर उनको करना चाहिए था। कैसा लगेगा लोगों को? थोड़ा अजीब लगेगा ना। अब मैं यही बताता हूं कि कैसे परिवर्तन हो भी रहा है और कैसे परिवर्तन नहीं भी हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को अपने निजी संपत्ति में कोई भी मंदिर, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी गुरुघर, कोई भी मस्जिद बनाने का कानूनी अधिकार है। भावना भी हटाइएगा, एकदम किनारे हटाइएगा। जिस व्यक्ति ने अपने घर में मस्जिद तामीर की या अपने घर को मस्जिद घोषित किया, उसे यह पूरा अधिकार इस देश का संविधान और कानून देता है, कानूनी प्रोविजन देता है। तो अगर आंख बंद करके कानून की किताबों का रट्टा मार के और उसके आधार पर वकालतनामा तैयार करके अगर यह केस लड़ा जाएगा तो इस केस में वही फैसला आएगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने दिया है। अब 1 मिनट, अब तक जिन दर्शकों ने वीडियो देख लिया है या देख रहे हैं और अब मुझे नीचे कमेंट में गाली लिखने का मन बना चुके हैं, जरा 2 मिनट रुकिएगा।
मैंने कहा कि आंख पर पट्टी, भावना बेन को किनारे, कोई इमोशन नहीं। और अब जो परिवर्तन मैं देखता हूं और जिस परिवर्तन को मैं बार बार आपके संज्ञान में लाता हूं, समाज की भावना, समाज के लिए क्या ये उचित है। और आपने कहा कि जब आसपास के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, यहां समाज की भावना, समाज में ये किस तरीके की नेगेटिविटी, दूसरा इस काम के पीछे नियत, और साफ तौर पर इस काम के पीछे नियत क्या है, उस व्यक्ति को ये कहा गया होगा, और है, मैं ये कह रहा हूं, उस व्यक्ति को ये कहा गया होगा, ये प्लान्ड तरीके से करते हैं कि ये ले, तेरी इस मकान की कीमत 10 लाख रुपए है, तुझे 50 लाख रुपए देते हैं, बगल में जाके कहीं कोठी बनवा, ये कांड करना है। और उसने सुनियोजित ढंग से ये काम किया है। लेकिन अदालत ने यहां पर आंख पर काली पट्टी बांधी, कानून का प्रोविजन देखा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति को यहां दरकिनार कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि इससे समाज को क्या दिक्कत होगी, इससे किस तरीके के आगे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, इसके पीछे घृणित मजहबी नियत है। ये चीजें चूंकि कानून एक्सेप्ट नहीं करता, और यहीं पर मैं कहता हूं कि जहां अदालतें इस खिड़की को खोलती हैं और ये जरूरत महसूस करती हैं कि साहब नहीं, समाज के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या स्थितियां आगे उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे तमाम ऐसे केसेस में गिनवा सकता हूं जहां पर सामाजिक जो उसका असर है उसको भी अकाउंट में लिया जाता है, यहां साफ तौर पर नहीं लिया गया। इसलिए अगर टेक्निकली आप कहेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला वैसे ही फैसला है जैसे कानून में प्रोविजन है। तो ये एक चर्निंग है जो कहीं दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है, ये एक्सट्रीम नहीं है। और दूसरी चीज, इस तरह के ऐसे अकेला मामला नहीं है। इस समय अगर आप ठीक से अगर आप वर्कआउट करेंगे तो ऐसे पचासियों या सैकड़ों मामले आ सकते हैं जो आप इस तरह के गिना सकते हैं। तो मैं जब ये कहता हूं कि अदालतें बदल रही हैं, तो मेरे कहने का मंतव्य यही है कि जब पिछले वाले सीजीआई कहते हैं निशिकांत दुबे के खिलाफ एक याचिका गई थी, और ये याचिका थी कि साहब ये आप लोगों का अपमान कर रहे हैं, जुडिशरी का अपमान कर रहे हैं और इनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। सीजीआई साहब ने क्या कहा था याद है? उन्होंने कहा था हम पर बहुत दबाव है। ये कौन सा दबाव था? ये अकाउंट में लेना था समाज की चिंता को कि हम पर बहुत दबाव है, इसलिए हम इस रिट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये एक नई प्रक्रिया में देख रहा हूं, खासतौर से इन सीजीआई साहब के आने से पहले। वरना क्या इस देश में रात को अदालतें आतंकवादियों के लिए नहीं खुली? खुलेआम ऐसी सजाएं, खुलेआम ऐसे फैसले जो लगातार विरोध में आते रहे। लेकिन यही एक नया एक परिपाटी जो देखने को मिल रही है कि हम लोग टेलर मेड, जैसे ये इलाहाबाद वाला केस अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये टेलर मेड जो जुडिशरी फिक्स मशीनरी की तरह करती थी आंख बंद करके, यहां ये आंख बंद करने वाला उदाहरण है। लेकिन इसी के सापेक्ष ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर खिड़की हल्की सी खुली महसूस की जा रही है। तो मैं जब ये प्रयास करता हूं कि कोई ऐसी चीज ले आऊं, तो निश्चित तौर पर मैं इन जैसे मामलों को नकार नहीं रहा होता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टेक्निकली अगर देखिएगा, लीगली अगर देखिएगा, तो इस फैसले में कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन अगर समाज को कंसीडर कर लीजिएगा, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को कंसीडर कर लीजिएगा, और ये कृत्य करने वाले की नीयत को अकाउंट में ले लीजिएगा, तो सारा खेल साफ हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस देश में एक जुडिशरी के अंदर इस तरह का, यही तो हम चाहते हैं। हम ये थोड़ी ना चाहते कि सबको उठा के फेंक दिया जाए और हमको आपको जज बना दिया जाए। नहीं, केवल हम ये चाहते हैं कि आप कानून भी देखिए, संवैधानिक प्रोविजन भी देखिए, लेकिन उसी के साथ महाराज ये भी देख लीजिए कि सामने वाले की नीयत क्या है। केवल सबूत के आधार पर और कहीं गवाही कनपट्टी पर बंदूक रख के चला दी जाती और उसके आधार पर गवाही करा ली जाती, और आप टेक्निकली कहते हैं कि हमने सही फैसला दिया, लेकिन उसमें आप सच को स्वीकार नहीं करते। तो ये थोड़ा सा भावनात्मक, थोड़ा सा सामाजिक और थोड़ा सा देश को आगे रख के और अपराध करने वाले की नीयत को अगर आप डिकोड करेंगे, तो ये ही एक बदलाव है। और मुझे लगता है कि जुडिशियल रिफॉर्म मैं इसी तौर पर देखना चाहता हूं। मैं ये नहीं जी देखना चाहता हूं कि सबको हटा दीजिए और तंजानिया से जज साहब को उठा ले आके कंटेनर में और यहाँ पर खोल दीजिए बुड़ू बुड़ू। जी चलिए, आपने जन भावना की बात की, तो वो तो राम मंदिर वाले फैसले में ही हमारे माननीय न्यायाधीशों ने साफ साफ कहा था कि जन भावना को भी अकाउंट में रखना पड़ेगा। अब
इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की मैंने, अब जरा सुप्रीम कोर्ट चलते हैं और इसके बाद बस 2 ही आज मुद्दे लाया। एक वकील साहब होते हैं मैथ्यू जे नेदुमपुरा, उन्होंने एनजेएसी की वकालत करते हुए 2022 में एक मामला दिया था जिस पर तत्कालीन जो अपने बहुचर्चित विवादास्पद फैसलों के लिए जाने जाते हैं पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने लिस्टिंग का फरमान भी दिया था और कहा था कि हम आपकी बात सुनेंगे। ये वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने भी उनको दिया था। 25 फरवरी को इसी साल पहुंच गए मैथ्यू साहब फिर से कि सरकार कोलेजियम को खत्म कीजिए एनजेएसी को लेके और हमारे मामलों की लिस्टिंग जरा देख लीजिए। 2022 का मामला है सर। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने आंगन की बात है, सफाई की बात है, मैं ये बात कह रहा हूं, उस लेखक तक को बैन कर दिया सीजेआई साहब ने। मतलब अब वो किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ले सकते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी में इन लोगों के कारनामे लिख दिए। कोई खास बात नहीं थी, वो सब जानते हैं। आपके मामले जो बंद पड़े हुए हैं, जितने पेंडिंग है, ये सब हम लोग जानते हैं। कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आपको केवल माफी मांगने से नहीं हुआ, आपको केवल वो 1.5 लाख किताबें हटाने से नहीं हुआ, आपने उस लेखक को जीवन भर के लिए बैन कर दिया। और अब आप ये भी कह रहे हैं, उसी के साथ एक और बयान आया था कि जो लोग सोशल मीडिया पर और इस पर कर रहे हैं उन पर भी हम कार्रवाई की सोच रहे हैं। आप सोच लीजिए, जबकि जस्टिस यशवंत वर्मा, अभी भी मेरे मुंह से जस्टिस निकल गया है, वो व्यक्ति हंस रहा है क्योंकि दिल्ली के बाद आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। खैर, इस लिस्टिंग पर जो फटकार लगाई है सर कि आपको क्या लगता है कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है, हमने जब कह दिया तो हो जाएगा। 2022 का मामला बेचारा 26 में गया है। पहले के सीजेआई ने भी आश्वासन दिया, आपने भी आश्वासन दिया। 2015 में आपने एनजेएसी को भंग कर दिया, 2018 में अपील को भी खत्म कर दिया जबरन संविधान पीठ बना के, और उसके बाद अब आप उसी को, मतलब शूट द मैसेंजर, इस पर क्या कहेंगे सर? कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बिल्कुल कहेंगे, वही कहेंगे जो अभी पीछे कहा है। ये चरने का समय है। क्या इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में हम एक चरनिंग का फेज नहीं देख रहे हैं? सामाजिक व्यवस्था में चरनिंग का फेज नहीं देख रहे हैं? इसी देश में सरकारी कामकाज करने के तरीकों में परिवर्तन और चरनिंग नहीं देख रहे हैं? यहीं पर विदेश नीति में एक नए तरीके की चर्निंग नहीं देख रहे हैं हम, एक नया एडजस्टमेंट नहीं देख रहे हैं। तो ये एक परिवर्तन का समय है और 2014 को इसीलिए मैं कल्चरल रेवोल्यूशन कहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक स्तर पर एक बदलाव की परंपरा शुरू हुई है। सिर्फ सरकार बदल जाती थी पहले भी भाई, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बदल जाती थी, लेकिन आप कल्पना कीजिए एक अकेले मैं राम मंदिर के ही फैसले को लेके आ जाता हूं। अगर 2014 में इस तरह की सत्ता नहीं आई होती और अभी तक कंटिन्यू नहीं रह रही होती, तो मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से वही फैसला आता जो अब आया था। लेकिन उस फैसले में क्या जो प्रोविजंस दिए गए थे और जितनी तेजी से उस पर अमल हुआ वो संभव हो पाता? मैं केवल एक संभावित दृश्य की जरा खाका खींचता हूं और रोआ कांप जाएगा हमारा आपका। मैं ये मानता हूं कि 2014 में सत्ता परिवर्तन नहीं रहा होता और मान लीजिए कांग्रेस की ही सरकार रही होती, मंदिर की पैरवी हो रही थी, मुकदमे में वही फैसला आ जाता जो अब आया है कि हाँ साहब वहां पर मंदिर बनाया जाए और साथ में कुछ एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दिया जाए। आज मस्जिद के लिए दी गई जमीन कहां है वो सबको पता है, पूरे अयोध्या क्षेत्र से बाहर है। अब ऐसा संभव क्यों हुआ? संभव इसलिए हुआ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। तोड़ क्या निकाला गया? तोड़ ये निकाला गया कि साहब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट में आर्डर में लिखा है कि 6 एकड़ जमीन अयोध्या में, अयोध्या की सीमा में, जिले की सीमा में दिया जाए। अयोध्या उस समय जिला नहीं था, अयोध्या को जिला बनाया गया, फैजाबाद को के जिला स्टेटस को समाप्त किया गया और तब अयोध्या का रकबा बढ़ गया और अच्छी खासी दूरी पर 6 एकड़ जमीन
बाबरी मस्जिद के लिए दे दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार होती, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती, वो 6 एकड़ जमीन आज के राम मंदिर के ठीक पड़ोस में हो सकता था कि नहीं हो सकता था। ये फर्क आता है जब राजनीतिक व्यवस्था में आप आते हैं। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि एक खिड़की खुली हुई महसूस होती है, एक लगता है कि नहीं साहब, बंद शीशे वाले दरवाजे की कार में बैठ के ये सब कुछ नहीं हो रहा है टेलर में, तो ऐसा नहीं है कि 100% सुधार हो गया, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जब अपना डलिया लेके निकलता हूं बिनने, तो मैं सकारात्मक चीजें बिनता हूं, और ठीक उसी समय बड़ी मेहनत करनी पड़ती है व्यालोक जी मुझे सकारात्मक खबरें ले आने के लिए, उसको परखने के लिए कि हाँ इस पर बात की जा सकती है, जिससे दर्शकों को ये लगे या हम लोगों को ये लगे कि वाकई यार कुछ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्यों मेहनत लगती है? क्योंकि तमाम नकारात्मकता इस तरह के इन्हीं कोर्टों से, चाहे वो इलाहाबाद का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का, वो फैले रहते हैं। कहीं सकारात्मकता नीचे दबी वबी रहती है तो उसको ऊपर से हटा उठू के कोशिश की जाती है कि ले आओ, इसको परखो, इसके तथ्यों को जांचो, इसके इंपैक्ट को महसूस करो, और हम आप उस पर बैठ के डिस्कस करते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। और किसी भी दीमक लगी हुई व्यवस्था को बदलने के लिए 1 5 साल, 2 5 साल, 3 5 साल नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्ता की निरंतरता जब लगातार बनी रहेगी, तो इसी देश में पॉलिटिकल सिस्टम बदला है, इसी देश में कामकाज करने के तरीके बदले हैं, इसी देश में कारपोरेट के काम करने का तरीका बदला है, इसी देश में भारत में पूरे भारत की विश्व में छवि बदली है, इसी देश में हमारे पास जहां 10 दिन, 8 दिन, 20 दिन का तोप गोला बारूद होता था, हम ऑपरेशन सिंदूर और तमाम तरह की सामरिक क्षमता देखते हैं। तो ये एक बदलाव का सतत क्रम है। इसी लिस्ट में कहीं न कहीं सबसे नीचे और सबसे कठिन इस देश की जुडिशरी भी आती है। बड़ी सिंपल सी बात। तो दर्शकों, श्रोताओं, आपको छोड़ जाता हूं। अवनीश जी ने जो तर्क दिए और मैंने जो बात रखी, इस पर फैसला आप करें, सोचें। और जुडिशरी चूंकि हमारे समाज का, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, हमारी पूरी व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए हम लोग जुडिशरी पर बार बार बात करते हैं और इसका ख्याल रखते हुए करते हैं कि हम अपने शब्दों का चयन ठीक ढंग से करें, मर्यादित ढंग से करें। लेकिन सवाल पूछना जरूरी है, सवाल पूछते रहेंगे। जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म और उसके बरक्स जो अवनीश भाई ने कहा है जुडिशियल प्रैग्मेटिज्म एंड जुडिशियल सच्चाई जो है, इन सब के साथ आपको छोड़ के जाता हूं। व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए प्लीज। आप लोग जिस तरह अपना स्नेह बरसा रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है साहब। अगर इस वीडियो में कुछ भी लगे आपको, जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैंने आपकी कंक्लूडिंग बात को सिर्फ 1-2 लाइन के शेर में तब्दील कर देता हूं कि मेरी सच्चाई अगर अपराध है तो ऐ मुंसिफ, मेरी सच्चाई अगर अपराध है तो ऐ मुंसिफ, ले हाथ काट ले मेरे, जबान रहने दे, बोलेंगे। जी, तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे दोनों ठिकाने आप जानते हैं, व्यालोक वाणी पहला ठिकाना प्रारब्धी है, तो दोनों पर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिए। फिलहाल इतना ही। अवनीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। प्रणाम।